पंजाबी की मशहूर कथाकार अमृता प्रीतम की कहानी जंगली बूटी आज आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नई इस बात से है कि वह अपने पति की दूसरी बीवी है, सो उसका पति दुहाजू हुआ। जू का मतलब अगर जून से हो तो इसका मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहली विवाह की जून में, इसलिए नई हुई। और दूसरे वह इस बात से भी नई है कि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं वे सारे महीने मिलकर भी 1 साल नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने के लिए गांव गया था। तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगोछा भले ही पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भींगा होता, चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद वह अंगोछा पानी से ही भींगा होता है। पर इस साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगोछा निचोड़ देता है तो जैसे कह रहा होता है, उस मरने वाली की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ और अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हारा आंसुओं भीगा हुआ अंगोछा भी सुखा दिया है। इस तरह प्रभाती का इस अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया था। पर एक तो अंगूरी अभी आयु की बहुत छोटी थी और दूसरे अंगूरी की माँ गठिया के रोग से जुड़ी हुई थी, इसलिए भी गौने की बात 5 सालों पर जा पड़ी थी। फिर एक एक कर 5 साल भी निकल गए थे और इस साल जब प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गौना लेने गया था तो अपने मालिकों को पहले ही कह गया था कि या तो वह बहू को भी साथ लाएगा और शहर में अपने साथ रखेगा या फिर वह भी गांव से नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह अपनी रसोई में से वे 2 जनों की रोटी नहीं देना चाहते थे। पर जब प्रभाती ने यह बात कही कि वह कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोतकर अपना चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो उसके मालिक यह बात मान गए थे। सो अंगूरी शहर आ गई थी। चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्ले के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट न उठाया था, पर फिर धीरे धीरे उसका घूंघट झीना हो गया था। वह पैरों में चांदी के झांझरे पहनकर छनक छनक करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पांवों में पहनी होती, एक उसकी हंसी में। चाहे वह दिन के अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पांवों के साथ साथ चलती थी। यह क्या पहना है अंगूरी? यह तो मेरे पैरों की छैल चूड़ी है। और यह उंगलियों में? यह तो बिछुआ है। और यह बाहों में? यह तो पछेला है। और माथे पर? आलीबंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना? तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाँका टूट गया है। कल शहर में जाऊंगी, टाँका भी गढ़ाऊंगी और नाक किल भी लाऊंगी। मेरी नाक को नक्शा भी था, इतना बड़ा, मेरी सास ने दिया नहीं। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती थी, एक नखरे से दिखाती थी। पीछे जब मौसम फिरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वह बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों के पास जरा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही है और उस सड़क के कई मजदूर इस कुएं तक चले आते हैं, जिससे कुएं के गिर्द अक्सर पानी गिरा होता है और यह जगह बड़ी ठंडी रहती है। क्या पढ़ती हो बीबी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो ना। क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है, मर्द को नहीं लगता ना।
मर्द को नहीं लगता। यह तुम्हें किसने कहा है? मैं जानती हूँ। फिर तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे पाप लगेगा? शहर की औरत को पाप नहीं लगता, गांव की औरत को पाप लगता है। मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ न कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए यही ठीक था। वैसे मैं अंगूरी के मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस गुथा हुआ था। कहते हैं औरत आटे की लोई होती है, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस बिल्कुल खमीरे आटे जैसा, जिसे बेलने से फैलाया नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना सख्त गुंदा होता है कि रोटी तो क्या, चाहे पूरियां बेल लो। मैं अंगूरी के मुंह की ओर देखती रही, अंगूरी की छाती की ओर, अंगूरी की पिंडलियों की ओर। वह इतने सख्त मैदे की तरह गुथी हुई थी जिससे मठरियां तली जा सकती थीं। और मैंने इस अंगूरी का प्रभाती भी देखा हुआ था, ठिगने कट का, ढलके हुए मुंह का, कसोरे जैसा। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर उसके खाविंद के बारे में एक अजीब तुलना सूझी कि प्रभाती असल में आटे की इस घनी गुथी लोई को पकाकर खाने का हकदार नहीं, वह इस लोई को ढक कर रखने वाला कठवत है। इस तुलना से मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैं अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उससे मैं उसके गांव की छोटी छोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, बहन भाइयों की और खेतों खलिहानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वह किसी के पांव पूज लेती है। कैसे पूजती है पांव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपए, और लड़के के आगे रख देता है। यह तो एक तरफ से बाप ने पांव पूज लिए, लड़की ने कैसे पूजे? लड़की की तरफ से तो पूजे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती, लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती ना, कोई भी लड़की नहीं देखती ना। पहले तो अंगूरी ने ना कर दी, पर फिर कुछ सोच सोच कर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती हैं वे देखती हैं। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं? कोई कोई। जो प्रेम करती हैं उनको पाप नहीं लगता? मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण हो आई थी कि औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि उस हिसाब से प्रेम करने से भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है तो फिर वे क्यों प्रेम करती है? ये तो बात यह होती है कि कोई आदमी जब किसी की छोकरी को कुछ खिला देता है तो वह उसे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उससे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच? मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी सी थी मेरे से। फिर क्या? वह तो पागल हो गई थी उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। यह तुम्हें कैसे मालूम है कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या। वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती? वह उसको बहुत चीज़ें ला कर देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियाँ भी लाता था शीशे की, और मोतियों की माला भी। ये तो चीज़ें हुई ना, पर यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो फिर वह उसको प्रेम क्यों करने लग गई? प्रेम तो यूँ भी हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाएं, भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? तूने वह जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी।
वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपाकर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सखी ने कैसे खा ली? अपना किया पाएगी, किया पाएगी। कहने को तो अंगूरी ने कह दिया, फिर शायद उसे सहेली का स्नेह याद आ गया या तरस आ गया। दुखी मन से कहने लगी, बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठ कर गाती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई जड़ी बूटी खा लेती है बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। बात गाने से रोने पर आ पहुंची थी, इसलिए मैंने अंगूरी से और कुछ न पूछा। और अब थोड़े ही दिनों की बात है, एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आ खड़ी हुई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती 20 गज दूर से ही उसके आने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी, पर आज उसके पैरों की झांझरें पता नहीं कहाँ खोई हुई थीं। मैंने किताब से सिर उठाया और पूछा, क्या बात है अंगूरी? अंगूरी पहले कितनी ही देर मेरी ओर देखती रही और फिर धीरे से बोली, मुझे पढ़ना सिखा दो बीबी जी। और चुपचाप फिर मेरी आंखों में देखने लगी। लगता है इसने भी जंगली बूटी खा ली। क्यों, अब तुम्हें पाप नहीं लगेगा अंगूरी? यह दोपहर की बात थी। शाम को जब मैं बाहर आई तो वह वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके होठों पर गीत था, बिल्कुल सिसकी जैसा। मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा हो, बैरी कैसे काटूं जो बनवा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली और चुप हो गई। तुम तो बहुत मीठा गाती हो, आगे सुनाओ न गाकर। अंगूरी ने अपने कांपते आंसू वहीं पलकों में रोक लिए और उदास लफ्ज़ों में बोली, मुझे गाना नहीं आता है। आता तो है, यह तो मेरी सखी गाती थी, उसी से सुना था। अच्छा, मुझे भी पूरा सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस की, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। और उसने 12 महीने का हिसाब ऐसे गिना दिया जैसे वह अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रही हो। अंगूरी, अंगूरी। और वह एकटक मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। मन में आया कि पूछूं कि कहीं तुमने जंगली बूटी तो नहीं खा ली है, पर पूछा कि तुमने रोटी खाई? अभी नहीं। सवेरे बनाई थी? चाय पी तूने? चाय? आज तो दूध ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया दूध? दूध तो वह रामतारा, वह हमारे मोहल्ले का चौकीदार था। पहले वह हमसे चाय लेकर पीता था, पर जब से अंगूरी आई थी वह सवेरे कहीं से दूध ले आता था, अंगूरी के चूल्हे पर गर्म करके चाय बनाता और अंगूरी, प्रभाती और रामतारा तीनों मिलकर चाय पीते। तभी याद आया कि रामतारा तो 3 दिन से अपने गांव गया हुआ है। मुझे दुखी हुई हंसी आई और कहा कि क्या तूने 3 दिनों से चाय नहीं पी है? ना। और रोटी भी नहीं खाई है ना? अंगूरी से कुछ बोला न गया, बस आंखों में उदासी भरे वहीं खड़ी रही। मेरी आंखों के सामने राम तारे की आकृति घूम गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, अच्छा बोलने पहनने का सलीका था। अंगूरी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के आंसू बह निकले और गीले अक्षरों से बोली, मैंने तो सिर्फ चाय पी थी। कसम लगे, न कभी उसके हाथ से पान खाया न मिठाई, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही। और अंगूरी की बाकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। अमृता प्रीतम जी की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।